हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। और आज हम लोग पढ़ेंगे बघेलखंड डायनेस्टी के बारे में। बघेलखंड डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी है मध्य प्रदेश की। हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है इस साल, और मेंस में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का। बघेलखंड डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी, बुंदेल डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज़ जो हैं अलग से इंक्लूड की गई हैं, प्रॉपरली मेंशन की गई हैं अपने सिलेबस में। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे, एक एक राजा के बारे में हम लोग पता करेंगे, और बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर करने को मिलेंगी इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए आइए शुरू किया जाए। तो दोस्तों, कोई भी जो डायनेस्टी होती है उसके 3 फेजेस होते हैं। किसी भी एम्पायर के 3 फेजेस होते हैं: स्टैब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, और डिसइंटीग्रेशन। शुरुआत में डायनेस्टीज़ अपने आप को स्टैब्लिश करती हैं। एक बार डायनेस्टीज़ स्टैब्लिश हो गई, उनका होल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद वो अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करती हैं। और हर एम्पायर, हर डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट होता है, कमज़ोर होती जाती है धीरे धीरे, और उसकी जगह कोई नई डायनेस्टी आ जाती है। जैसे इसमें एक छोटा सा जिफ हम लोग ने यूज़ किया है कि कैसे मौर्य डायनेस्टी कमज़ोर हुई, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई। तो हर डायनेस्टी का ऐसा ही एक फेज़ होता है, एक उनका पीक होता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती हैं। ऑल राइट। तो बघेल डायनेस्टी बनी कैसे, इसका इतिहास जानने के लिए पहले चलना पड़ेगा गुजरात। गुजरात में एक जगह है अनिलवाड़ा। वहाँ पे एक रूलर हुआ करते थे, सोलंकी शासक थे, कुमारपाल। कुमारपाल के मौसी का लड़का, इसका नाम था अर्णोराज। तो कुमारपाल ने क्या किया, अनिलवाड़ा के शासक थे, अपने मौसी के बेटे को एक गांव दे दिया और उसका सामंत बना दिया। उस गांव का नाम था व्याघ्रपल्ली। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, राजा अपने जान पहचान के लोगों को सामंत बना देते थे और कहते थे कि भाई उस जगह का टैक्स कलेक्शन, उस जगह का लैंड एंड ऑर्डर तुम्हारे कंधे पर है। अर्णोराज के बाद जो सक्सेसर आए उनका नाम था लवण प्रसाद, और बहुत सारे बघेलखंड सोर्सेज में इनको व्याघ्रदेव नाम से बोला गया है। तो व्याघ्रपल्ली में रहते थे, नाम था इनका व्याघ्रदेव, या व्याघ्रदेव नाम से जाने जाते थे। तो ये अपभ्रंश हो गया व्याघ्र, व्याघ्र से बघेल। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बघेल थे, ये जो सामंत थे, ये विस्थापित होने लगे विंध्य क्षेत्र की तरफ। अब क्यों विस्थापित हुए, इसके अलग अलग कारण हैं। एक तो कारण ये दिया हुआ है कि जो ये व्याघ्रदेव थे, इनके बेटे करणदेव को दहेज में बांधवगढ़ किला मिला था। तो वैसे भी इनके विंध्य क्षेत्र से भाई वैवाहिक संबंध थे, तो विस्थापित होना लाजमी सी बात है। दूसरा एक कारण ये है कि गुजरात में उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी का बार बार आक्रमण हो रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से डर कर या भयभीत होकर ये लोग विंध्य क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो गए। हालांकि ये सारे रीज़न हिंदी साहित्य एकेडमी में नहीं दिए हैं, वहाँ पे कुछ और ही रीज़न समझाया गया है। हिंदी साहित्य एकेडमी के हिसाब से चलें आप, तो व्याघ्रदेव अपने पोतों के साथ तीर्थ करने के लिए निकले थे, और वो सबसे पहले चित्रकूट में आके बसे। फिर वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। तो 1236 के आसपास की बात है। व्याघ्रदेव अपने दोनों पोतों के साथ, विशाल देव और भीमल देव, इनके साथ ही चित्रकूट के लिए रवाना हुए। ये बुंदेलखंड के रास्ते से आ रहे थे। बीच में इनको मिला मारफा फोर्ट। मारफा फोर्ट कहाँ पे है? बांदा में। वहाँ पे ये शेल्टर ले लिए। ठीक है, मारफा फोर्ट जो है एक्चुअली कलिंजर में है, कलिंजर बांदा में है। उस समय चित्रकूट का शासन हुआ करता था गहोरा से। आज की डेट में गहोरा एक छोटा सा गांव है चित्रकूट में, लेकिन उस समय चित्रकूट का शासन, जो राजगद्दी होती थी, वो गहोरा की होती थी। उस समय गहोरा में एक राजभर शासक हुआ करते थे। ये राजभर कम्युनिटी आज भी यूपी में बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी है। उस समय राजभर शासक हुआ करते थे। कई सारी हिस्ट्री की किताबों में भर शासक दिया हुआ है। तो जो गहोरा के जो शासक थे, वो अपने सामंत, उनका एक लोधी सामंत था, उससे बड़े नाखुश थे, और लोधी सामंत को ठीक करवाने के लिए या उसका सफाया करवाने के लिए ये व्याघ्रदेव से मिले। व्याघ्रदेव भी इनकी बात मान लिए। इन्होंने अपने दोनों पोतों को, विशाल देव और भीमल देव को, गहोरा भेजा। वहाँ पे गहोरा का एक दीवान था तिवारी, उसके साथ मिलकर उन्होंने लोधी सामंत का सफाया कर दिया। बाद में जो गहोरा का शासक था वो बहुत खुश हुआ।
उसने बिसाल देव और भीमल देव दोनों को आग्रह किया कि आप सामंत बन जाइए गहोरा के। लेकिन बिसाल देव जो है वापस अनिलवाड़ा चला गया जहाँ से आया था, और भीमल देव वहाँ पे रुक गया और सामंत बन गया गहोरा का। भीमल देव जो कि एक बघेल था वो अब गहोरा आ चुका था और सामंत बन गया था। अच्छा, इस लोधी सामंत का सफाया करवाने में, उसका मर्डर करवाने में दीवान तिवारी ने बहुत सहायता की। और दीवान तिवारी को ये भी बोला जा रहा था कि आप सामंत क्षेत्र का आधा हिस्सा आप ले लीजिए, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं दीवान ही बन के ठीक हूँ। तब से इस दीवान तिवारी के वंशजों को अधरजिया तिवारी कहते हैं, और ये अपने नाम के पहले सिंह तिवारी लगाते हैं। बघेलखंड के ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो अपने नाम के पहले सिंह और फिर बाद में तिवारी लगाते हैं, वो यही दीवान तिवारी के ही वंशज हैं। चलिए, तो भीमल देव अब सामंत बन गए। इसके आगे चलते इनके जो सक्सेसर थे अनिक देव, कई जगह इन्हें रानिंग देव भी कहा जाता है। ये पहले इंडिपेंडेंट बघेल रूलर थे गहोरा के। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे गहोरा के। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें पता चलती है वीर भानुदेव काव्यम, ये एक साहित्य है। यहाँ से हमें पता चलता है कि अनिक देव जो है पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे गहोरा के। देखिए, गहोरा का जो शासक था राजभर रूलर, वो धीरे धीरे वीक हुआ होगा। बिसाल देव के पुत्र थे अनिक देव, ये सामंत बने। जब जो शासक था यानी राजभर रूलर था वो वीक हो गया होगा, तब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया होगा। ऐसा ही होता है, जब भी कोई सेंट्रलाइज्ड रूलर वीक होते जाते हैं, सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, बगल में आपको मैप दिख रहा होगा, इसका आपको अभी इससे कोई लेना देना नहीं है अनिक देव से, लेकिन बस ये आपको बताने के लिए है कि बघेलखंड अपने चरम पर कितना बड़ा एम्पायर था। आपको साउथ में दिख रहा होगा अमरकंटक, दिख रहा होगा ना साउथ में अमरकंटक, और आपको नॉर्थ में दिख रहा होगा इलाहाबाद, दिखा? तो ये इलाहाबाद से अमरकंटक तक का पूरा एरिया बघेलखंड एम्पायर के अंडर आता था। सदर्न इलाहाबाद यानी जो त्योथर वाला हिस्सा है, वहाँ से लेकर के अमरकंटक तक। ये बाद में होगा तब जब बघेलखंड एम्पायर अपनी पीक पर होगा। तो अनिक देव ने जो है इसकी नींव डाल दी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम सामंत नहीं भाई, अब हम रूलर हैं। ओके, चलिए, वीर भानुदेव काव्यम को थोड़ा याद रखिएगा, बघेलखंड के सोर्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट साहित्य है। इसके बाद आते हैं बुल्लार देव, इनको वालन देव भी कहते हैं। इनका जो रेन है 1353 से लेकर 1389 तक था। इन्होंने बघेलखंड एम्पायर को कंसोलिडेट किया उस क्षेत्र में। ठीक है, महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया। इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही से पता चलती है। ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, आपको इस तरह की किताबों के नाम याद रखना है, MPPSC को बड़ी मोहब्बत है किताबों से। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के राइटर कौन थे? दो राइटर थे, ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफ़ीफ़। इन दो लोगों ने मिलकर लिखा था तारीख़ फ़िरोज़ शाही। दोनों के नाम आपको याद रहने चाहिए। शीतला माता का मंदिर बनवाया इन्होंने गहोरा में, और शीतला माता जो है बघेलों की कुल देवी थी। ठीक है, अब बुल्लार देव के जो पुत्र हुए वो हुए सिंह देव। सिंह देव जो है काफ़ी सन्यासी प्रवृत्ति के आदमी थे। इन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो और पढ़ने लायक हो। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में जल समाधि ले ली, प्रयाग में, इलाहाबाद में जाके जल समाधि ले ली। बाद में इनके सिंह देव के जो पुत्र है वीरम देव वो आए, यानी बुल्लार देव के ग्रैंडसन, पौत्र। तो वीरम देव के आने के बाद जो है मामला हो जाता है गंभीर। इनका अगर आप शासनकाल देखिए तो 1389 से लेकर 1438 तक ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रहा था। दिल्ली सल्तनत बेहद कमज़ोर हो रहा था। 1398 में, मतलब 1398 में तैमूर लंग का भी आक्रमण हुआ था। तो तुगलक्स तो बहुत कमज़ोर हुए ही, और तुगलक्स के बाद आ गए सैयद, ये भी एक काफ़ी कमज़ोर डायनेस्टी थी। तो वीरम देव को अच्छा खासा समय मिल गया अपने किंगडम को एक्सपेंड करने का। वीरम देव वॉज कोरोनेटेड एट द टाइम व्हेन दिल्ली सल्तनत वॉज स्टम्बलिंग एंड दिस गेव हिम सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। दिल्ली सल्तनत जो है कमज़ोर हो रहा था। दिल्ली सल्तनत की नज़र ही नहीं थी ये जो छोटे छोटे रूलर्स पर, बघेलखंड रूलर्स पर और गोंड रूलर्स पर, बुंदेलखंड के रूलर्स पर, इन पे नज़र ही नहीं थी। ठीक है,
तो ये समय इनको अच्छा खासा मिल गया अपने किंगडम को एक्सपेंड करने का। ही फर्दर कंसोलिडेटेड बघेल एम्पायर ड्यूरिंग हिज टाइम। बघेलखंड एम्पायर रीच इट्स पीक दैट इज़ फ्रॉम प्रयाग टू अमरकंटक। ये जो पहले हमने आपको मैप दिखाया था कि प्रयाग से लेकर के अमरकंटक तक बघेलखंड एम्पायर था, वो वीरम देव के वजह से था। वीरम देव ने बघेलखंड एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया और वीरम देव बहुत ताकतवर राजा था। इनको ईरानी पहलवान कहा गया है, बड़े लंबे चौड़े और शक्तिशाली थे। इनका सोर्स हमें कहाँ से पता चलता है? तारीख़ मोहम्मदी। तारीख़ मोहम्मदी एक बुक है, वहाँ से हमें पता चलता है वीरम देव के बारे में। इसके राइटर कौन थे? मोहम्मद बिहामद खानी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है वीरम देव के बारे में। वीरम देव ने बघेलखंड एम्पायर को एक्सपेंड किया, उसके सोर्स के बारे में याद रखना है, तारीख़ मोहम्मदी। बस अब आगे चलते हैं। अब वीरम देव ने तो अंपायर को एक्सपेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसर आए जैसे नरहरि देव, भैदचंद्र और सालीवाहन, इन्होंने क्या दिक्कत कर दी? इन्होंने डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत से पंगा ले लिया। नरहरि देव के टाइम सैयद डायनेस्टी जा चुकी थी और बहलोल लोदी आ चुके थे। भैदचंद्र और सालीवाहन के टाइम पे सिकंदर लोदी आ गए थे दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने डायरेक्ट सल्तनत से ले लिया पंगा, इसलिए हो गई दिक्कत। अच्छा, पंगा कैसे लिया? इनकी दोस्ती थी जौनपुर के शार्की रूलर से। जौनपुर में उस समय एक शार्की डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके रूलर से इनकी दोस्ती थी, खासकर हुसैन शाह शार्की से। हुसैन शाह शार्की क्या करना चाहता था? ये दिल्ली सल्तनत पर इसकी आंखें थी कि यार जैसी ये सल्तनत गिरेगी मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूँगा। और इसने बहुत सारी चीज़ें की, कभी कालपी पे जाके आक्रमण कर देता, कभी कुछ कर देता। और बघेलखंड रूलर्स इस शार्की डायनेस्टी के रूलर्स की मदद करते थे। ये चीज़ दिल्ली सल्तनत को पसंद नहीं आती थी, तो दिल्ली सल्तनत ने कई बार इस चक्कर में बघेलखंड पर अटैक किया। अब आप भैदचंद्र को देखें तो भैदचंद्र पर सिकंदर लोदी ने अटैक किया 2 बार, ठीक है, किसी तरीके से बच गए। बाद में सालीवाहन आए तो सालीवाहन को मजा चखाने के लिए सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ पर घेरा डाल लिया। हालांकि बांधवगढ़ को बड़ा अभेद्य किला था बांधवगढ़। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से जंगल था और एक तरफ था दलदल, तो वो उस किले को कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, घेरा डाल दिया बांधवगढ़ के अगेंस्ट। बाद में इन्होंने क्या किया? सिकंदर लोदी ने बघेल किंगडम में बड़ा तोड़ फोड़ मचाई, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया और बहुत सब कुछ रैंसैक किया इन्होंने। तो इससे हुआ ये कि बघेलखंड की सुप्रीमेसी पे एक दाग सा लग गया और बघेलखंड अंपायर का बड़ा नुकसान हुआ। डायरेक्ट इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा ले लिया, ठीक है, दोस्ती निभाने के चक्कर में। किनसे? शार्की रूलर से। और शार्की रूलर जो है अपने आप में कोई बहुत मजबूत डायनेस्टी नहीं थी, ये एक रीजनल डायनेस्टी थी जौनपुर की, जो बाद में जाके कमज़ोर भी हो गई। ऑलराइट, तो गलत आदमी से पंगा ले लिया और गलत इंसान से दोस्ती निभा ली। सालीवाहन बहुत कम समय तक ही राज किए, बस उन 4-5 साल ही वो राज कर पाए। सालीवाहन के बाद आते हैं वीर सिंह देव। वीर सिंह देव पर एक क्वेश्चन भी आया था कि वीर सिंह देव कहाँ के राजा थे, तो जाहिर सी बात है गहोरा के राजा थे। वीर सिंह देव एक गजब के स्टेट्समैन और कमाल के कूटनीतिज्ञ थे। सालीवाहन की मृत्यु के बाद जब इनका राज्य अभिषेक हुआ तो उस समय बघेलखंड राज्य डगमगा रहा था। तो वीर सिंह देव ने पहला काम किया कि शार्की रूलर से हर तरह की दोस्ती तोड़ दी, हर तरह के संबंध विच्छेद कर लिए और दिल्ली सल्तनत के साथ बढ़िया दोस्ती कायम की, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का अटैक ना हो पाए बघेलखंड रियासत पे। 1526 में एक नई घटना घट गई, बाबर का आक्रमण और मुगल साम्राज्य की हिंदुस्तान में स्थापना, ठीक है। 1527 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा के साथ। उस समय अधिकतर राजपूत राजाओं ने सांगा का साथ दिया, तो वीर सिंह देव ने भी साथ दिया सांगा का। खानवा का युद्ध बाबर जीत गया, पर वीर सिंह देव ने बाबर के साथ मित्रता बनाए रखी, बाद में थोड़ा पैचअप कर लिया बाबर के साथ। और उस समय परिस्थितियां भी ऐसी थी कि बाबर को लगा कि मुगल एम्पायर तो यार ढंग से अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ है, तो बेवजह क्यों पंगा लेते रहना। तो बाबर ने भी उन्हें अपने मित्र के रूप में अपना लिया। ये जो दोस्ती हुई वीर सिंह देव के समय में मुगलों से, ये दोस्ती अंत तक चली। और वीर सिंह देव का क्वेश्चन क्यों आया इस साल? क्योंकि वीर सिंह देव उस समय
बघेलखंड के राजा थे जिस समय बाबर का आक्रमण हुआ, तो एक स्पेशल घटना थी ना। तो ऐसे आपको कुछ राजाओं के नाम याद रखना है और उनसे रिलेटेड उनके कंटेम्परेरीज एटलीस्ट याद रखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाद में अपने जो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक-ए बाबरी, उसमें भी वीर सिंह देव का इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बघेलों की दोस्ती मुगलों से हो चुकी थी। वीर सिंह देव के बाद आए वीर भानु सिंह, और उस समय मुगल राज्य किसके हाथ में था? हुमायूं के हाथ में था। और हुमायूं का राज्य छीनने के ताक में कौन बैठा था? शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेर शाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, और दोनों ही बैटल्स में वीर भानु ने हुमायूं का साथ दिया। ठीक है, वीर भानु, क्योंकि जाहिर सी बात है मुगलों से दोस्ती थी, वीर सिंह देव के टाइम से शुरू हो गई थी बाबर से दोस्ती। तो बाबर के बाद हुमायूं आया, वीर सिंह देव के बाद वीर भानु सिंह आए। वीर भानु सिंह हुमायूं के मित्र थे। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों ही युद्ध में वीर भानु ने हुमायूं का पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग किया। हालांकि लास्ट में हुमायूं, सबको पता है, हार गए और शेर शाह सूरी सुल्तान बन गया। चूंकि बघेलों ने हुमायूं का साथ दिया था तो शेर शाह को बदला तो लेना ही था। उसने वीर भानु को अपने कोर्ट में बुलाया, सम्मन किया, पर वीर भानु ने मना कर दिया और कलिंजर के उस समय राजा हुआ करते थे कीरत सिंह, उनसे मदद मांगी। अब ये कीरत सिंह वही राजा थे जिनकी बेटी थी रानी दुर्गावती। इनके बारे में आपने गोंड किंगडम में पढ़ा होगा कि कीरत सिंह की बेटी थी रानी दुर्गावती, उन्होंने गोंड शासक से एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। तो ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि कीरत सिंह ने वीर भानु का साथ देने का वचन दिया कि यार मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, वीर भानु सिंह को बोला, और ये बात शेर शाह सूरी को जमी नहीं। तो शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया, और एक एक्सीडेंट के चलते शेर शाह सूरी की वहाँ मौत भी हो गई। शेर शाह सूरी का वो आखिरी आक्रमण था कलिंजर पर। अब वीर भानु की भी किस्मत अच्छी थी कि शेर शाह के मरने के तुरंत बाद वापस हुमायूं सुल्तान बन गया। हुमायूं वापस आ चुका था और सुल्तान बन गया। तो इस तरह से वीर भानु सिंह ने शेर शाह सूरी के सामने झुका नहीं, हुमायूं का साथ देता रहा लास्ट तक। लास्ट में हुमायूं जो है वापस एज अ रूलर आ चुका था और वीर भानु सिंह का राज्य भी बढ़िया से चल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रामचंद्र बघेल, 1552 से 1592 तक। ये अकबर के कंटेम्परेरी थे। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो रामचंद्र बघेल से आ सकता है। तो इस समय सिचुएशन क्या थी कि बघेल किंगडम फल फूल रहा था, दिक्कत कुछ थी नहीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दिल्ली के रूलर से अच्छी दोस्ती थी। ऐसे में राजा रामचंद्र बघेल के राज्य अभिषेक हुआ। वीर भानु के सक्सेसर थे ये, अकबर के कंटेम्पोरेरी थे, यानी कि अकबर के समकालीन थे। इनके दरबार में तानसेन भी था, जिसे बाद में अकबर के दरबार में भेज दिया गया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी एक मुगल विद्रोही था गाजी खान तन्नौरी। उसको राजा रामचंद्र ने अपने कोर्ट में आश्रय दे दिया। अब मुगल सेना जिसके पीछे पड़ी हुई है, जो मुगलों का विद्रोही है, उसकी अगर आप हिफाजत करोगे, आश्रय प्रदान करोगे, तो मुगल तो भड़केंगे ही। तो अकबर भी भड़क गया। उसने कड़ा, प्रयागराज को उस समय कड़ा बोला जाता था, उस समय कड़ा क्षेत्र में तैनात असफ खान को राजा रामचंद्र से युद्ध करने भेज दिया गया और गाजी खान तन्नौरी इस पूरी झड़प में, इस पूरे बैटल में मारा गया। ठीक है, मुगलों के साथ जो रिलेशन थे उनमें अब खटास आ चुकी थी, और ये देखते हुए कि कहीं फिर से ना आक्रमण हो जाए, राजा रामचंद्र ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम गहोरा टू बांधवगढ़। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द रिलेशनशिप ऑफ बघेल डायनेस्टी विद द मुगल्स वेयर नो लॉन्गर स्वीट। ओइंग टू एनी फर्दर अटैक फ्रॉम मुगल्स, राजा रामचंद्र शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गहोरा टू बांधवगढ़ इन 1564। 1564 में गहोरा से बांधवगढ़ चले गए वो। बांधवगढ़ क्या है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर था। 3 तरफ से जंगल, एक तरफ से दलदल, उस पर अटैक कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो सोचे कहीं अकबर दोबारा ना अटैक कर दें, हम बांधवगढ़ चले जाते हैं। ठीक है,
हालांकि बाद में बीरबल की मध्यस्थता से रामचंद्र और अकबर में वापस सुलह हो गई। ठीक है। बाद में रामचंद्र के जो बेटे हुए वीरभद्र, उन्होंने भी मुगलों के साथ यानी अकबर के साथ बड़े ही हारमोनियस रिलेशन बनाकर रखे। ऑल राइट। इनफैक्ट वीरभद्र जो है बहुत समय तक मुगल कोर्ट में ही थे, वो बघेलखंड को रिप्रेजेंट करते थे मुगल कोर्ट में। वीरभद्र की साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि थी, काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान थे ये। इन्होंने 2 साहित्य लिखे हैं, कंदर्प चूड़ामणि और दश कुमार पूर्व कथासार। ये याद रखिएगा, कंदर्प चूड़ामणि और दश कुमार पूर्व कथासार। हो सकता है MPPSC पूछ ले किसने लिखा था, वीरभद्र ने। वीरभद्र किसके पुत्र थे, राजा रामचंद्र के। ठीक है। अच्छा, राजा रामचंद्र बघेल की वजह से जो भी मुगलों के साथ रिलेशन में खटास आई थी, उसको पैचअप कर दिया था वीरभद्र ने। ठीक है। वीरभद्र की असामयिक मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र विक्रमजीत, या कई जगह विक्रमादित्य भी लिखा रहता है, विक्रमजीत बघेल जो है वो बने राजा। अब विक्रमजीत जो है वो माइनर थे, जवान थे, नया खून था, समझ इतनी थी नहीं, जोश थोड़ा ज़्यादा था। खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, मतलब कि हम मुग़ल सुजरेनिटी को स्वीकार नहीं करते, मुग़लों के प्रभुत्व को हम नहीं मानते, अब से कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। जब ये घोषित किया गया तो अकबर ने अपने मिलिट्री जनरल त्रिपुरदास खत्री को बांधवगढ़ भेज दिया। विक्रमजीत को पकड़ लाया गया और बांधवगढ़ से निष्कासित कर दिया गया। और भारती चंद्र उस समय एक मुग़ल मनसबदार हुआ करते थे, उनको बांधवगढ़ किले का नया रीजेंट के रूप में, रीजेंट यानी होता है रखवाले के रूप में, तैनात कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, अकबर का शासनकाल ख़त्म हुआ, अकबर के बाद जहांगीर आए। अब जहांगीर जो राजा थे वो विक्रमजीत के साढ़ू हुआ करते थे, वो किसी तरीके से उनके साढ़ू लगते थे। तो अब रिश्तेदारी तो थी ही। जहांगीर सत्ता में आए और विक्रमजीत को 18 परगना लौटा दिए, पर बांधवगढ़ नहीं दिया। विक्रमजीत को एक छोटी सी रियासत दे दी जिसमें कुल 18 परगना थे। तो विक्रमजीत ने उस समय रीवा को अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है। पहले गहोरा थी बघेलखंड की कैपिटल, राजा रामचंद्र के समय बांधवगढ़ हो गई, उसके बाद विक्रमजीत के टाइम रीवा हो गई। क्यों? क्योंकि बांधवगढ़ तो अब अपने हाथ में ही नहीं था, बांधवगढ़ किला मिला ही नहीं, तो किसको कैपिटल बनाया जाए, रीवा को कैपिटल बना लिया गया। ठीक है। और जैसा कि कई बार बताया गया है कि बांधवगढ़ जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एडवांटेजियस लोकेशन पर था, है ना। तो विक्रमजीत ने इसको दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की 1610 में, बट वो सफल नहीं हो पाए। और फाइनली जो है बांधवगढ़ किला महासिंह कछवा, ये जयपुर के राजा हुआ करते थे, उनको दे दिया गया बांधवगढ़ का किला। अब विक्रमजीत जो है वो भी हार मानने वालों में नहीं थे, उनके बड़े ही एमिकेबल रिलेशन थे खुर्रम के साथ, बड़े ही फ्रेंडली, बड़ा ही दोस्ताना रिलेशन थे इनके शाहजहाँ के साथ। तो शाहजहाँ ने ही अपने पिताजी को एडवाइस किया जहांगीर को कि भाई इनको किला लौटा दो। तो फाइनली 1624 में बांधवगढ़ का किला पुनः उनको प्राप्त हो गया, विक्रमजीत को। ठीक है। ये थी पूरी विक्रमजीत की कहानी। देखा हम लोगों ने गहोरा से बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से रीवा कैपिटल कैसे बना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अमर सिंह बघेल के बारे में बात करते हैं। अमर सिंह बघेल। अच्छा, बघेलखंड रियासत विक्रमजीत के टाइम से ही कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। विक्रमजीत के समय से ही बघेलखंड रियासत में पतन आ रहा था। एट द सेम टाइम एक रियासत थी मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रियासत ये मजबूत होती जा रही थी, इसका उत्थान आ रहा था। तो बुंदेलखंड के उस समय एक रूलर हुआ करते थे जूझार सिंह, जो बीर सिंह देव बुंदेला के सुपुत्र थे। बीर सिंह बुंदेला जो है जहांगीर के बेहद करीब थे, बट बीर सिंह बुंदेला के मरने के बाद जब जूझर सिंह राजा बने, उस समय मुग़ल एम्पायर कौन था, शाहजहाँ आ चुके थे, मुग़ल गद्दी पे शाहजहाँ बैठ चुके थे। और जूझर सिंह ने जब बुंदेलखंड का कमान हाथ में लिया तो वो थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, गोंड किंगडम पर अटैक भी कर लिया। और अटैक करने के बाद जो वॉर बूटी होती है, यानी कि जो लूट के पैसे होते हैं, वो भी शाहजहाँ के साथ साझा करने से मना कर दिया। जूझर सिंह जो है पूरी तरीके से विद्रोही हो चुके थे और उनको सबक सिखाने के लिए एक लंबी चौड़ी फौज भेजी गई अब्दुल्ला खां फिरोज़ जंग के नेतृत्व में। इस पूरी फौज में कई लोग शामिल थे। इसमें अमर सिंह बघेल, अपने बघेलखंड के राजा, रीवा के राजा भी शामिल थे, अमर सिंह बघेल।
तो जूझार सिंह बुंदेला और इस पूरी मुग़ल फ़ौज में, जिसमें अमर सिंह बघेल भी थे, उनके बीच युद्ध हुआ और जूझार सिंह मारे गए। इस जीत में अमर सिंह बघेल भी शामिल थे और इस वजह से बुंदेलों और बघेलों में के रिलेशंस में खटास आ गई। एक बैड ब्लड शुरू हो गया और दुश्मनी का आरंभ हो गया। तो ये बघेला बुंदेला स्ट्रगल जो है वो अमर सिंह के समय से शुरू हो चुकी थी। ठीक है। और ये बघेल बुंदेल स्ट्रगल जो है बाद में भी जारी रही। बाद में अमर सिंह के बाद अनूप सिंह बघेल राजा हुए। उनको जूझर सिंह के भाई पहाड़ सिंह बुंदेला का सामना करना पड़ा। पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा पर अटैक कर दिया और वो आक्रमण इतना तगड़ा था कि अनूप सिंह को त्योंथर भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। बाद में शाहजहां के कहने पर रीवा अनूप सिंह को वापस लौटा दिया गया। अनूप सिंह fled to त्योंथर and रीवा रियासत was seized. Later on, शाहजहां himself intervened and granted रीवा रियासत back to अनूप सिंह। 1672 में राजा छत्रसाल ने मैहर पर अटैक कर दिया। बाद में राजा छत्रसाल बहुत ताकतवर राजा थे। ठीक है। और बुंदेलखंड एम्पायर उस समय तो इट वॉज लाइक नो अदर, अनमैचेबल एम्पायर था बुंदेलखंड उस समय। राजा छत्रसाल के बाद उनके बेटे आए हृदय शाह। इन्होंने 1726 में बघेलखंड पर वापस आक्रमण किया और पूरा वेस्टर्न पोर्शन बघेलखंड का सीज कर लिया अप टू बीरसिंहपुर सतना तक। तो बघेलखंड रियासत बहुत छोटा सा ही बचा उसके बाद। ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ बुंदेलाज अटैक एंड बिकॉज ऑफ ड्विंडलिंग बघेलखंड एम्पायर, बघेलखंड की ताकत जो है जा चुकी थी। ऑल राइट। अब ये करते करते हम लोग 18वीं सेंचुरी में आ गए। 18वीं सेंचुरी में बघेलखंड बिल्कुल पतन पर था। बघेल किंगडम बिल्कुल डिक्लाइन पर था। उसके कई सारे रीज़न थे। तो उसके रीज़न में सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एक नई शक्ति का आरंभ हो रहा था, उद्भव हो रहा था, वो थे मराठास। मुगल्स जो है कमज़ोर होते जा रहे थे। औरंगज़ेब के बाद तो मुग़ल एम्पायर में कुछ बचा नहीं था और मराठास जो है ताकतवर होते जा रहे थे। सबसे ताकतवर पावर, मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर इंडिया की मराठास थी। उसके बाद एक और चीज़ हो रही थी कि कोई सेंट्रलाइज्ड पावर का एब्सेंस। पहले तो ठीक है, मुगल्स बहुत ताकतवर थे और मुगल्स बहुत करीबी थे बघेलों के, तो बघेलों के ऊपर एक छत्र छाया रहती थी। लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड पावर कुछ था नहीं, बहुत ही वीक सेंट्रलाइज्ड पावर था दिल्ली में। ठीक है। एक और ताकत आ गई थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज आ चुके थे इंडिया में, वो भी अपने तरीका लेके आ रहे थे, सब्सिडियरी अलायंस और दुनिया भर की चीज़ें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब कुछ नई नई पॉलिसीज़ लेके आ गए थे। और ये भी एक ताकतवर पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में एक्सपेंशनरी टैक्टिक्स ऑफ बुंदेलाज। एक्सपेंशनरी टैक्टिक्स हम लोगों ने देखा ही, चाहे वो हृदय शाह हों, चाहे उसके पहले पहाड़ सिंह बुंदेला रहे हों या राजा छत्रसाल रहे हों, इनसे भी दिक्कत थी। तो बघेल एम्पायर जो है अब पूरी तरीके से सिर्फ रीवा के आसपास तक ही सीमित रह गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जाएं अगर, तो राजा अजीत सिंह आते हैं। उस समय पूरे बघेल किंगडम में पिंडारियों का आक्रमण हो रहा था। पिंडारी अटैक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब नागपुर में जो है भोसले रूलर्स बैठे हुए थे। बघेलों को इतना कमज़ोर देखकर उन्होंने बघेलखंड पर चढ़ाई कर दी और सुहागपुर और चांदिया रीजन जो है, चांदिया जो है उमरिया में है, इनको कैप्चर कर लिया बघेलों से राजा अजीत सिंह के समय में। राजा अजीत सिंह के बाद राजा जयसिंह आए। अब देखिए राजा जयसिंह की मेंटालिटी क्या हो सकती है जब आपका किंगडम इतना कमज़ोर हो चुका हो, इतना छोटा हो चुका हो और बहुत सारे डर हों आपके किंगडम को। पिंडारियों से डर है, मराठाओं से डर है, आसपास के किंगडम से डर है। तो इंसान क्या करेगा, अपना राज्य बचाने की कोशिश करेगा। यही काम राजा जयसिंह ने भी किया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली और सब्सिडियरी अलायंस में आ गए। जैसे ही सब्सिडियरी अलायंस में आ गए, अंग्रेज़ों की फ़ौज जो है अब तैनात रहेगी इनके किंगडम में। इनका किंगडम कोई हड़प नहीं सकता, इनका राज्य बच जाएगा, लेकिन ये अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेंगे। राजा जयसिंह ने वही किया, सब्सिडियरी अलायंस में चले गए। अब इनके बाद जो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रूलर हैं, रघुराज सिंह। हालांकि रघुराज सिंह के पहले भी विश्वनाथ सिंह जो है बघेलखंड के रूलर थे, लेकिन वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रघुराज सिंह जब आए 1854 में, इन्होंने राजगद्दी संभाली बघेलखंड की।
1854 वो साल है जब सेंट्रल इंडिया एजेंसी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक एजेंसी बनी अंडर एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, बघेलखंड जो है एज अ विंध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी का पार्ट बन चुका था 1854 में। 1857 में क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, क्रांति हुई 1857 की। 1857 में रघुराज सिंह ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और ब्रिटिशर्स का साथ दिया इस पूरी म्यूटिनी को सप्रेस करने में, और इसके बदले ब्रिटिशर्स ने उन्हें सुहागपुर और अमरकंटक वापस लौटा दिया। सुहागपुर मराठाओं ने इनसे कैप्चर कर लिया था। मराठा वैसे भी अपनी टेरिटरीज सीड कर दिए थे ब्रिटिशर्स को। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जिसमें मराठास हार गए थे, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। मराठाओं की सारी टेरिटरी तो ब्रिटिशर्स के पास थी, ब्रिटिशर्स ने इनको लौटा दिया एज अ कंपनसेशन। ठीक है, अब एक पूरा बघेलखंड जो बहुत ही विस्तृत राज्य था वो आज की डेट में एक प्रिंसली स्टेट बनकर रह गया। 1854 के आसपास एक प्रिंसली स्टेट में कन्वर्ट होकर रह गया। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो एक ब्रिटिशर्स था वो इनका मालिक था, वो उनकी देख रेख में ये पूरा रियासत काम करती थी। इसके बाद भी बहुत सारे राजा आते हैं, मार्तंड सिंह तक आते हैं राजा तो, लेकिन वो हिस्टोरिकली इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल मूवमेंट में बघेलखंड का क्या रोल था, बड़ा ही लिमिटेड रोल था, लेकिन जो भी रोल है वो हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। अभी बघेलखंड की हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। ठीक है, हम लोग अर्ली हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक आ गए। बघेलखंड के सारे इम्पॉर्टेंट राजाओं को हमने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे वो भी हम लोगों ने देख लिया। आपको पूरी वंशावली नहीं याद करनी है, नहीं तो बहुत सारे राजा हैं, आप किनका नाम याद करेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर कुछ नया होगा, उसमें भी कुछ सीखेंगे हम लोग। अगर आपको ये हमारी पहल पसंद है जो हम MPPSC के मेंस को फोकस कर रहे हैं और लेक्चर बना रहे हैं, तो ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।